चलिए भाई, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने खत्म कर लिया था राज्य आंदोलन। कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जितनी भी आंदोलन हुए थे, मुख्य रूप से जो आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों पर चर्चाएं कर ली थी। आज थोड़ा सा अंतरिम सरकार से पहले मैं एक टॉपिक खींचना चाहूंगा, इसी टॉपिक के अंतर्गत भी ले सकते हो। अंतरिम सरकार से पहले एक हल्का सा टॉपिक खींचना चाहते हैं, उत्तराखंड राज्य गठन की प्रक्रिया। समझते रहना जो मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य गठन की प्रक्रिया। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर से, सुनिएगा कि राज्य गठन की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले तो इधर देखो, उत्तराखंड राज्य गठन की प्रक्रिया, ये हेडिंग मत डालना अभी, पहले ये हेडिंग डाल लो, उत्तराखंड राज्य गठन की प्रक्रिया। सुनते रहना, शॉर्ट में बता रहा हूँ। आज का टारगेट है हमारा कि हम 2 विधानसभाओं को खत्म करें। अगले लेक्चर में 2 विधानसभाएं खत्म करेंगे, फिर थोड़ा सा अलग लेवल की पॉलिटी हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए फिलहाल राज्य गठन की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा पॉलिटी की दृष्टि से खींच रहा हूँ। प्रोसेस टू मेक अ न्यू स्टेट, प्रोसेस टू मेक या टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, नया राज्य बनाने की प्रक्रिया, नए राज्य गठन की प्रक्रिया। सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि नया राज्य बनाने की जो शक्ति होती है भारत में, वह संविधान में निहित होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज पावर टू मेक न्यू स्टेट। समझ में आ रहा है ना। भारतीय संविधान अनुच्छेद 2 क्लियर हो गया ना, अनुच्छेद 3 जिस हिसाब से हमारा बना, देखिए आर्टिकल जो 2 कहता है, वह कहता है एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट, नए राज्य का आगमन। यानी कि जब हम किसी वर्तमान देश को, जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कल के दिन, अगर हम नेपाल को भारत में मिलाना चाहते हैं, वहां पर को आर्टिकल 2 का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमने सिक्किम को मिलाया भारत में, समझ में आया ना। पहले हमने सिक्किम को 34वें संविधान संशोधन के तहत एक सहराज्य बनाया, फिर हमने 35वें के तहत सहराज्य बनाया, फिर हमने 36वें के तहत एक राज्य का दर्जा दिया। समझ में आ रहा है ना। सिक्किम को हमने राज्य बनाया। पहले तक सिक्किम 1976 से पहले तक, 1975-76 से पहले तक एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। उसके बाद हमने उसको मिलाया आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 क्या कहता है, तो ये समझ लो। आर्टिकल 3 में 3 पॉइंट है। आर्टिकल 3 कहता है सबसे पहली बात, नए राज्य का गठन, वर्तमान राज्य से नए राज्य का गठन। ध्यान से सुनते जाओ, चलो थोड़ा सा खींच लेते हैं। वर्तमान राज्य से नए राज्य का गठन, वर्तमान राज्य से नए राज्य का गठन पहला पॉइंट है। यानी कि टू फॉर्म अ न्यू स्टेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट, इंग्लिश वालों के लिए जिसे हम लोग बोलते हैं टू फॉर्म अ न्यू स्टेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट। अगला पॉइंट है राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, चेंज इन बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। और अगला पॉइंट होता है राज्य के नाम में परिवर्तन। समझ में आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं आर्टिकल 3 में। किसी 3 के तहत हमारे पास 2 काम हुए थे। समझ में आ रहा है ना। हमने नाम भी बदला था और हमने क्या भी किया हुआ था, हमने राज्य भी बनाया। समझ में आ रहा है। चलो फिलहाल आगे चलते हैं। अगर हम राज्य गठन की प्रक्रिया में सबसे पहला पॉइंट खींचने की कोशिश करेंगे, तो राज्य गठन में जो सबसे पहला पॉइंट बनता है वही 15 अगस्त 96 और 97, आपकी परीक्षा वाली 96 बोलती है, मगर 97 और 98 में, मुख्यतः 97 और 98 में प्रधानमंत्री ने क्या किया, लाल किले से घोषणा करी कि हम क्या बनाएंगे, एक पृथक राज्य बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना। ध्यान से सुनिए, परीक्षा में कुछ बहुत चीजें गलत है। जैसे इसमें एक चीज, प्रथम जो हमारी विधानसभा है उसमें परीक्षा में लिखती है कि कोई भी अपोजिशन का लीडर नहीं था। समझ में आ रहा है ना, मगर अपोजिशन का लीडर था। समझ में आ रहा है। कुछ और चीजें थोड़ा सा मिस्टेक्स हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, हम सुधार लेंगे। देखिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब मेन बात आती है, हल्का सा टॉपिक है। मान लो 96, 97, 98, मेनली 97 और 98 में एचडी देवगौड़ा ने क्या किया, लाल किले से घोषणा कर दी कि भैया एक पृथक राज्य बनाने वाले हैं। हमारे पृथक राज्य को हम लोग, देखिए ऐसा भी होता है ना, क्योंकि हमारे साथ 2 राज्य और बने, छत्तीसगढ़ और झारखंड। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए भी कह सकते हैं कि मतलब उन्हीं के साथ में बाद में भी करी होगी, उनके साथ पहले में भी कर दी होगी। तो इसलिए कुछ ऑथर्स लिखते हैं 96 भी लिखते हैं, 97 भी लिखते हैं और 98 भी लिखते हैं। समझ में आया। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 1 अगस्त 2000 को, देखो मैं इसमें और भी डिटेल हो सकता है बट वो काम का नहीं है आपके, इसलिए नहीं बता रहे। 1 अगस्त 2000 को बिल जो है लोकसभा से पारित हुआ। क्लियर हो गया। कहां से पारित हुआ, लोकसभा से पारित हुआ। 10 दिन बाद 10 अगस्त को राज्यसभा से पारित हो गया। बोलो कहां से पारित हो गया, राज्यसभा से। अब बताओ फाइनली अगर हम पूछेंगे के.आर. नारायण जी कब दिया था उन्होंने हस्ताक्षर, 28 अगस्त। देखिए कुछ ऑथर्स बोलते हैं 28 अगस्त, समझ में आ रहा है। कुछ किताबें बोलती हैं 25 अगस्त, समझ में आ रहा है। और कुछ बीच वाले भी हैं 27 अगस्त। समझ में आ रहा है। बताओ कौन सा मानते हो। यस, मगर आयोग ने जो सही किया हुआ है वो क्या सही किया हुआ है, 28 अगस्त सन 2000। क्लियर हो गया ना। समझ में आ रहा है। 28 अगस्त को क्या हुआ भाई, राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा उस समय में क्या कर दिया गया था, हस्ताक्षर कर दिए गए। और उसी के बाद से हमारा क्या हो गया, नया राज्य अस्तित्व में आ गया था। 28 अगस्त 2000 के बाद, अब सभी लोगों को पता है 9 नवंबर 2000 को देश का 27वां राज्य बनता है। कौन सा, उत्तराखंड। क्लियर हो गया। अच्छा एक और बात,
इससे रिलेटेड एक और चीज याद रख सकते हैं, 9 तारीख को ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूंगा 9 नवंबर 2000 को, सुनते रहना मेरी बात को, 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य अस्तित्व में आया, यानी कि राज्य बना। और इसी दिन एक और चीज हुई थी, सुनना, अच्छा याद है 1992 का वर्ष, 1992 अगर आप लोगों को याद है तो 1992 में क्या हुआ था, यूकेडी ने जो अपना ब्लूप्रिंट बनाया था, ये जो यूकेडी ने वह वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर गैरसैंण में चंद्रगढ़ी नाम को स्थान को क्या बना दिया गया था, राजधानी घोषित कर दिया था। मगर जब हमारा राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, तो इस दिन ऐसा कहते हैं कि केंद्र सरकार ने राज्य की राजधानी की जो जिम्मेदारी थी वह यूपी को दे दी। सुनते रहना स्टोरी, अपने हिसाब से नोट्स बना लेंगे। इस दिन राज्य की जो राजधानी होगी, ये बोला यूपी से कि भैया, यूपी से बोला गया कि आप एक काम कर लीजिए, इनके लिए एक राजधानी की व्यवस्था कर लीजिए। केंद्र सरकार ने राजधानी बनाने का जो निर्णय था वो यूपी पर छोड़ दिया, और यूपी सरकार ने उस दिन 9 नवंबर को भारत की अस्थायी, उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी के रूप में देहरादून को चुना। समझ में आ रहा है ना? हालांकि बाद में अभी हाल ही में आप सभी लोगों को पता है, हमने अपनी जो समर कैपिटल है वह गैरसैंण को घोषित किया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? मगर उस समय में जो हमारी अस्थायी राजधानी बनाई गई बच्चों, वह बनाई गई यूपी को। यूपी ने बनाया किसको? हमारे देहरादून को। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद तो आप लोगों को पता है 2007 से हमारा नाम बदल कर दिया गया था, उत्तरांचल की वजह से उत्तराखंड कर दिया गया। यही पॉइंट थे, ज्यादा कोई खास पॉइंट नहीं था। अब मात्र राज्य गठन की प्रक्रियाएं कभी-कभी वन लाइनर क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। बाकी आप सभी लोगों को याद है, एक पॉइंट क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है, राष्ट्रपति की स्वीकृति। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये पॉइंट बता दिए। चलिए फिलहाल चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक के साथ, अंतरिम सरकार। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसमें आप लोगों को देखिए, इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है फैक्ट और एक होता है सियासी खेल। समझ में आ रहा है ना? मगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सियासी खेल थोड़ा सा कम बताऊंगा, मगर फिर भी आप लोग कुछ बहुत चीजें समझेंगे। सियासी खेल प्रथम विधानसभा में उतना नहीं होता है, अंतरिम में तो कुछ भी नहीं है मगर कुछ बहुत, क्योंकि सियासी खेल हमारी उत्तराखंड की राजनीति में बहुत ज्यादा प्रचलित था। देखिएगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलो पहले एक समरी टाइप की देखते हैं, फिर यहीं पर से एक एक करके खींचेंगे आगे को। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा अंतरिम सरकार या उत्तराखंड की सरकारों के बारे में, तो सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ आई वो आई अंतरिम सरकार। बोलो तो हमारे यहाँ कौन सी सरकार आई? अंतरिम सरकार आई। क्लियर हो गया? हमारे यहाँ जो निर्वाचन हुआ, या मैं बोल सकता हूँ सबसे पहले अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार के बाद प्रथम विधानसभा। चलिए मैं ये करके समझा देता हूँ आप लोगों को। उसके बाद आई हमारे पास प्रथम विधानसभा, फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि उसके बाद आई दूसरी विधानसभा, उसके बाद आ जाती है हमारे पास तीसरी विधानसभा, और उसके बाद फाइनली जो अभी रन हो रही है वो है हमारे पास चतुर्थ या चौथी विधानसभा। आपको पता है अंतरिम जो सरकार हुआ करती थी 2002 तक चली, याद रखिएगा, लगभग 1 मार्च 2002 तक। क्लियर हो गया ना? उसी के बाद क्या हुआ कि फरवरी में इलेक्शन हो चुके थे, 14 फरवरी को द्वितीय विधानसभा के चुनाव हो चुके थे, और उसके बाद जो द्वितीय विधानसभा चली 2002 से लेकर 2007, समझ में आ रहा है? इसको हल्का हल्का सा बता दे रहे हैं, 2002 से लेकर 2007 तक हमारे पास चली। क्लियर हो गया ना? और उसके बाद 2007 से लेकर 12 तक चली, 2012 से लेकर हमारे पास 2017 तक चली, और 2017 से लेकर लगभग कब तक चलेगी? 22 तक चलेगी। क्लियर हो गया ना? अच्छा, ये आप सभी लोगों को पता है। अच्छा, अंतरिम सरकार, अंतरिम का मतलब, सबसे पहली बात, अंतरिम सरकार हम लोग खींच रहे हैं कि आप लोग समझ गए कि हम लोग ये 4 विधानसभाओं के बारे में पढ़ेंगे। विधानसभा का कार्यकाल जब भी गिनेंगे 2002 के बाद से गिनिएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि पहले के 2 साल तक हमारे यहाँ अंतरिम विधानसभा चलती है। समझते हैं ऐसा क्यों होता है? समझ में आ रहा है? अंतरिम का मतलब क्या होता है, इसमें होता क्या क्या? बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। अंतरिम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है टेम्परेरी, अस्थायी रूप से। अंतरिम का मतलब ही होता है अस्थायी रूप से। आई रिपीट, अस्थायी शब्द का अर्थ ही होता है, अंतरिम का अर्थ होता है अस्थायी रूप से। एंटरिंग जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इसका मतलब होता है ऑन द बेसिस या ऑन टेम्परेरी बेसिस। जब हमारे यहाँ अंतरिम सरकार बनी, अंतरिम सरकार बनी कैसे? सबसे पहली बात आपको ये तो पता है अंतरिम सरकार, चलो मैं इसको एक और चीज लिखता हूं क्योंकि मैं दोनों को कंपेयर करके पढ़ाऊंगा। अंतरिम विधानसभा, अंतरिम विधानसभा, बल्कि मैं अंतरिम विधानसभा से ही टॉपिक को स्टार्ट भी करूंगा। अंतरिम विधानसभा यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं इंटरिम लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम बोल सकते हैं इंटरिम लेजिस्लेटिव असेंबली, अंतरिम विधानसभा। अच्छा, आपको एक बात पता है, किसी भी राज्य को जो चलाता है वो उसकी विधानसभा चलाती है। विधानसभा हाईएस्ट बॉडी होती है, हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। विधानसभा राज्य की सबसे बड़ी विधायिका होती है। अगर हम बात करेंगे अंतरिम विधानसभा का गठन हमारे यहाँ कैसे हुआ, सुनते हैं ना, अंतरिम सरकार तो फिर बनेगी जब अंतरिम विधानसभा का गठन होगा। पहले विधानसभा बनेगी फिर सरकार बनेगी। जैसे अगर हम भारत के बारे में बात करेंगे, लोकसभा का गठन होता है 1951-52 में, और उसी के बाद तो पहली निर्वाचित सरकार बनती है 1952 में। समझ रहे हैं? लोकसभा की बात कर रहे हैं।
क्योंकि आपको पता है जो वहां भी पहली लोकसभा थी, जो संविधान सभा थी 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो लोग जीते हुए थे वही पहली लोकसभा के जैसे काम किया। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए तो जो पहले आम चुनाव हुए वो 51-52 में हुए, 46 में 5 जोड़ोगे 51 में होगा। समझ में आ रहा है ना? पहले आम चुनाव हुए वो 51-52 में हुए भारत की राज्य व्यवस्था में। क्यों हुए? क्योंकि 1946 में जिन लोगों को संविधान सभा के लिए चुना गया था वही लोगों ने क्या भी करा, पहली लोकसभा के जैसे भी कार्य किया था। फिलहाल यहाँ बढ़ते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अंतरिम विधानसभा आप सभी लोगों को पता है 2000 से लेकर 2002 तक इसका कार्यकाल है। अब इसको समझते हैं पहले। देखो जब हम लोग यूपी से अलग हुए तो आपको पता है ना, यूपी में हमारे पास 2 सदन हुआ करते थे, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हमने क्या किया, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद यूपी में 2 हुआ करते थे, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद यूपी में 2 सदन हुआ करते थे, विधानसभा और विधान परिषद। तो जब हम अलग हुए तो जो इस वाले क्षेत्र के लोग हुआ करते थे, यूपी के विधानसभा के 22 सदस्यों को और यूपी के विधान परिषद के 9 सदस्यों को, इन लोगों को बोला गया कि आप लोग जो होंगे ये लोग मिलकर, ये सभी लोग मिलकर, ये 31 लोग मिलकर उत्तराखंड की विधानसभा बनाएंगे। ये लोग मिलकर बनाएंगे उत्तराखंड की विधानसभा, ये मिलकर बनाएंगे उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान से सुनते रहना, ये लोग मिलकर बनाएंगे उत्तराखंड की विधानसभा, उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पर से 2 बढ़िया अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मगर आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तराखंड की विधानसभा बनी उसमें 31 सदस्य ना होते हुए 30 सदस्य हुए, क्योंकि एक व्यक्ति जो थे उनका कार्यकाल क्या हो गया था, पहले पूरा हो गया था। 2 बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। आप बताएंगे मुझे यूपी के सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड की विधानसभा है तो कितने लोगों को प्रस्तावित किया गया था? 31। और उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा में सदस्य कितने थे? 2 अलग अलग क्वेश्चन, 2 अलग अलग आंसर। प्रस्तावित 31 और बनाए हमने कितने? 30। बढ़िया हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, ये जो 30 लोग थे, ध्यान से सुनिएगा, जो एक कितने लोग थे हमारे पास? 30। अच्छा, इन 30 को क्या बोलूंगा मैं? विधायक। बोलो क्या बोलूंगा मैं इन 30 लोगों को? विधायक। ये जो 30 लोग हुआ करते थे बच्चों, इनमें से याद रखेंगे 23 लोग हुआ करते थे बीजेपी। बोलो इनमें से कितने लोग बीजेपी के थे भाई? 23 लोग बीजेपी के थे। इसका मतलब बहुमत किसके पास है? मेजोरिटी किसके पास है? बीजेपी के पास है ना, 50% से ज्यादा मेजोरिटी। अच्छा, इसका मतलब सरकार कौन बनाएगा? सरकार कौन बनाएगा? बीजेपी। अब हम बात करते हैं अंतरिम सरकार की, यानी कि अब जो सरकार बनाएगा वह इससे लेकर, ध्यान से सुनते रहो बस, इससे लेकर अब जो सरकार बनाएगा वो कौन बनाएगी? हमारी बीजेपी गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? तो जो इंतरिम सरकार बनी वह भी किसने बनाई बच्चों? हमारी बीजेपी ने। इंतरिम सरकार या अंतरिम सरकार किसने बनाई? हमें बीजेपी ने बनाई। बीजेपी की जो अंतरिम सरकार हुआ करती थी आप सभी लोगों को पता है बच्चों, ध्यान से समझते हैं ना, एक चीज बता रहा हूँ। रात 8 बजे, रात लगभग 12 बजे, समझ में आ रहा है ना, बीजेपी की सरकार बनेगी। अब देखो सरकार का गठन कैसे हो रहा है, बस तुम सुनते जाओ, मजा आएगा अच्छे तरीके से। 8 नवंबर का दिन था, सन 2000 था, रात को करेक्ट 12 बजे, सुनते रहना, सरकार बना रहे, ये एरो समझ गए आप लोग। रात को करेक्ट 12 बजे सुरजीत सिंह बरनाला, करेक्ट 12 बजे सुरजीत सिंह बरनाला जी को उत्तराखंड का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। सुरजीत सिंह बरनाला जी को करेक्ट रात के 12 बजे पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। और इसी के 5 मिनट बाद, इसी के 5 मिनट बाद मतलब क्या हो गया? दूसरा दिन लग गया, ठीक हो गया? 9 नवंबर करेक्ट इसी दिन ले लो। चलो यहीं पर लिख लेता हूं, 12:05 में सुरजीत सिंह बरनाला बन गया। अब आपको पता है भारत की राज्य व्यवस्था के अनुसार किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाएगा वो राज्यपाल दिलाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ द सीएम ऑफ अ स्टेट विल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। समझ में आ रही है बात? तो रात को 12:05 में लगभग सुरजीत सिंह बरनाला द्वारा, याद रखेंगे आप सभी लोगों को पता है, हमारे राज्य के, या ऐसा बोल सकते हैं हमारे राज्य के प्रथम अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी। तो नित्यानंद स्वामी को शपथ दिलाई, नित्यानंद स्वामी जी को जो शपथ दिलाई गई वह दिलाई गई उसी दिन। वो ये दिन कौन सा हो गया? 9 तारीख हो गई। समझ में आ रहा है? मगर वही है, इसीलिए कई किताबों में आपने देखा होगा राज्य जो बना हुआ है या जो इनकी नियुक्ति दिखाई जाती है वो ऐसे करके लिखे रहते हैं वो लोग 8-9 नवंबर। इसका मतलब होता है दोनों के बीच वाला समय, यानी कि रात्रि का समय। समझ में आ रहा है ना? 8 और 9 नवंबर रात्रि का समय। बताइए, पहले के 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब क्या होता है, बस एक स्टोरी से, हाँ एक राज्य बना रहे हैं, कुछ नहीं है हमारे यहाँ पर। हमने सबसे पहले अलग कर लिया भाई साहब,
क्लियर हो गया। अलग कर लिया तो राज्य में विधानसभा चाहिए। विधानसभा से आप सभी लोग अवगत हैं कि विधानसभा होती क्या है, व्हाट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के लिए हम लोगों ने 31 सदस्य वहां से भेजे, तीसरी पहुंच पाए यहाँ। एक व्यक्ति का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका था। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद अब राज्य को चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए बोलिए विधानसभा में जिसकी सरकार होती है, समझ में आ रहा है ना। देखो सरकार अलग है, विधानसभा के सदस्य अलग है। विधानसभा के सदस्य हैं यहाँ पर को 30, जिसमें 23 बीजेपी के हैं, बाकी अलग अलग है। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ। अब ये लोग क्या करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। ध्यान से समझते हैं। अब ये लोग क्या बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। तो अब नित्यानंद स्वामी जी 9 तारीख को क्या हो गया, बस सुनते रहिए। 9 तारीख को क्या हुआ भैया, नित्यानंद स्वामी जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी। अब क्या होता है आपको पता है, हमारे यहाँ जो व्यावहारिक तौर पर होता है, कहीं भी ले लीजिए आप, केंद्र में ले लीजिए, राज्य में ले लीजिए, सेंटर में ले लीजिए, स्टेट में ले लीजिए। जैसे स्टेट में होता है नया, जब कभी भी मुख्यमंत्री का गठन होता है, इलेक्शन होते हैं। चलिए पूरा सुन लीजिए एक बार। इलेक्शन हुए, इलेक्शन में जो मेजोरिटी आती है, मेजोरिटी पार्टी जाती है गवर्नर के पास कि भाई साहब, गवर्नर साहब ये हमारे पास मेजोरिटी है। जैसे अभी हमारे 70 सीटें हैं, समझ में आ रहा है, लगभग 50 है कि 58 सीटों में बीजेपी है अभी हमारे उत्तराखंड में। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। 58 है, 56 में से एक होगा, लगभग इतनी सीटों में बीजेपी बोलेगे देखिए हमारे पास पूर्ण बहुमत है, वी हैव अ कंप्लीट मेजोरिटी, और हम अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। जो बीजेपी का पार्टी का अध्यक्ष होगा, प्रदेश अध्यक्ष होगा, प्रदेश अध्यक्ष बोलेगा ये किसको, राज्यपाल को, राज्यपाल को बोलेगा ये है हमारे रूप से, हमारी तरफ से प्रधानमंत्री का नाम ये है। क्लियर हो गया ना। वो अपनी हाईकमान से पहले ही बात कर लेता है। पूरा ये मैं आप लोगों को व्यावहारिक तौर पर बता रहा हूं। उसके बाद राज्यपाल क्या करता है, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला देता है। अब उसके बाद क्या होगा, समझ में आया कैसे हुआ ये सब। अब मुख्यमंत्री पद की उसने शपथ ले ली। उसके बाद वो जो मुख्यमंत्री होता है वो अपनी मंत्री परिषद बनाता है। वो अपने लिए क्या करेगा, अपने साथ प्रधानमंत्री अकेला पूरा राज्य संभाल लेगा, इतने मंत्रालय हैं कैसे संभालेगा। तो क्या करता है, अपने लिए मंत्रियों का चयन करता है, मंत्रियों की एक सूची बनाता है, वो सूची पकड़ के राज्यपाल को दे देता है। राज्यपाल उन मंत्रियों को क्या दिलाता है, फिर शपथ दिलाता है, और उसके बाद उनमें मंत्रालय बांटे जाते हैं और राज्य को चलाया जाता है। समझ में आया। आधा काम हम कर चुके हैं, राज्यपाल बना चुके हैं और क्या कहते हैं हम मुख्यमंत्री भी बना चुके हैं। और याद रखिएगा इसी के अगले दिन 10 नवंबर 2000 को एक एक चीज समझते हैं। 10 नवंबर के दिन, 10 नवंबर 2000, अभी बहुत अच्छे अच्छे डेट से क्वेश्चन बनकर आएंगे जो आपकी किताबों में नहीं दिए होंगे। 10 नवंबर 2000 के दिन नित्यानंद स्वामी ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। बोलो, अपने मंत्रिमंडल का क्या किया इन्होंने, यानी कि अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर हो गया। मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या किया, गठन किया। हिंदी वाले सीओएम को बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री परिषद का गठन किया। समझ में आया। मंत्री परिषद के अंदर अलग अलग रैंक के मंत्री होते हैं। सुनते जाना अभी, जब अगर कभी पॉलिटी पढ़ेंगे तो जब आप लोगों को बताएंगे। मंत्री परिषद के अंदर अलग अलग तरह के क्या होते हैं, मंत्री होते हैं, अलग अलग रैंक के मंत्री होते हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार अब होता नहीं है, राज्य मंत्री का दर्जा आप देते रहिए। समझ में आ रहा है ना। मोदी सरकार के आने के बाद ये दोनों चीजें लगभग खत्म हो गया। राज्य मंत्री तो कुछ बहुत बचे हुए हैं अभी भी, स्वतंत्र प्रभार अब नहीं चलता। समझ में आ रहा है, सुनते रहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन किया गया और ये जो मंत्री परिषद हुआ करता था इसमें 12 लोगों को मंत्री बनाया गया। बोलो कितने लोगों को मंत्री बनाया गया, 12 मंत्री बने। क्लियर हो गया ना। प्रधानमंत्री को लगभग छोड़ के मैं बता रहा हूं। समझ में आ रहा है ना। अगर आपकी परीक्षा वाणी में लिखा हुआ है 9 लोगों को मंत्री और 4 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, मगर जो 9 लोग मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री को मिलाते हुए। समझ में आ रहा है ना। तो एक माह से कम कर दो, 8 और 4 12, मैंने टोटल लिख दिया 12 मंत्री। इसमें से 8 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री थे। समझ में आया मैंने क्या बोला, 8 कैबिनेट मंत्री थे और 4 राज्य मंत्री थे। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर से बढ़िया सा क्वेश्चन बनाते हैं। याद रखिएगा, आपसे अगर पूछा जाएगा कि जो मंत्री परिषद बनाई थी, समझ में आ रहा है, जो मंत्री परिषद बनाई थी नित्यानंद स्वामी जी ने, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई बताइए उसमें एक महिला सदस्य, तो आप बोलेंगे निरुपमा गौर। बहुत बेहतरीन प्रश्न। समझ में आ रहा है ना। ये जो 12 लोग हुआ करते थे इनमें से एक महिला मंत्री निरुपमा गौर। ये जो 12 मंत्री है ना रे, इसमें से एक महिला है निरुपमा गौर। बहुत बढ़िया प्रश्न, पहला प्रश्न आज का। समझ में आ रहा है। बताइए सब बेसिक चल रहा था, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। निरुपमा गौर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निरुपमा गौर ये हमारी मंत्री बनी थी पहली वाली कैबिनेट। समझ में आया। निरुपमा गौर को मतलब मंत्री का दर्जा दिया गया था। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब बढ़िया क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस। ये साइड वाला समझ में आ गया है ना, कैसे करके ये बना, इसी के बाद ये बना, इसीलिए मैंने ऐसे करके स्टार्ट किया। समझ में आ गया बात। चल इसको मिटाते हैं। अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगर पूछता है कि बताइए जो हमारी विधानसभा थी, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारी क्या हुआ करती थी, विधानसभा हुआ करती थी, इस विधानसभा के जो मंत्री थे 12 लोग, इन मंत्रियों की पहली मीटिंग कब हुई, तो आप बोलेंगे 24 नवंबर 2000 को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल जाएगा, सुनते रहिए।
24 नवंबर 2000 को, 24 नवंबर 2000 सन, आपको पता है ना, ये देखो 10 नवंबर को गठन हुआ है, उसके लगभग 14 दिन बाद, करेक्ट। इस दिन क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की प्रथम मीटिंग होती है, पहली मीटिंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की प्रथम बैठक, फर्स्ट मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बोलिए फर्स्ट मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फर्स्ट मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री परिषद की क्या होती है बच्चों, इसमें प्रथम बैठक का आयोजन किया जाता है, समझ में आ रहा है। अगला, अगर आपसे पूछता, अच्छा मंत्री परिषद है, अभी हम विधानसभा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, दो चीजें पैरेलली चलती है, याद रखिएगा, समझ में आ रहा है ना। अब अगर आपसे पूछता है, जो मैंने हमको लिखा था ना पहले, विधानसभा पूरी की पूरी गठन हो गया था, 30 सदस्य विधानसभा, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है किसी को। अगर आप लोगों ने कभी इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी तो थोड़ा सा भी समझ में, मैं वैसे अलग टाइप से पढ़ा रहा हूं उसको, अगर मैं इंडियन पॉलिटी के लिहाज से पढ़ा तो और टिपिकल होता, बट मैंने कंपेयर करके पढ़ाया, आप लोगों को एक स्टोरी के जैसे पढ़ाया, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए फिलहाल 24 में 4 जोड़िएगा, और अब बात आती है 28 नवंबर 2000, फिर से एक बेहतरीन प्रश्न। अगर पूछता है, ध्यान से सुनना है लड़कियों, अगर पूछता है कि बताओ मंत्री परिषद की प्रथम बैठक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, CO1 मतलब मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद की प्रथम बैठक पूछता है, तो आप बोलेंगे 24 नवंबर 2000 को ही। और अगर पूछता है विधानसभा की प्रथम बैठक, बोलो क्या पूछता है, अगर विधानसभा की प्रथम बैठक, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, विधानसभा की प्रथम बैठक, अभी देखना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल कर आएंगे। विधानसभा की प्रथम बैठक, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फर्स्ट मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो होगा वही 28 नवंबर 2000। समझ में आया, मीटिंग हो गई। अब देखो मीटिंग जब होती है, सुनते रहना मेरी बात को, देखो अब थोड़ा सा आप लोगों को मैं इंडियन पॉलिटी में ले जाता हूं, समझ में आ रहा है, अब मैं आपको थोड़ा सा इंडियन पॉलिटी में ले जाता हूं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इंडियन पॉलिटी की दृष्टि से आप लोग मुझे एक बात बताएंगे, सुनते रहेंगे, बट जैसे हमारे यहाँ इंडियन पॉलिटी में लोकसभा होता है, जैसे हमारे यहाँ विधानसभा होती है, वैसे ही यहाँ लोकसभा होती है। मुझे एक बात बताओ जरा, जो लोकसभा होती है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है, लोकसभा अध्यक्ष, वेरी गुड। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, जैसे मैंने, अरे लोकसभा के अभी मेंबर बताओ तो जरा देखे तुम कितना अपडेट में हो, कितने हैं, 545 और 542 और टोटल 552 और चल ये क्या लिखा हुआ है देखो, ये अब बताता हूं कैसे, कभी कह रहा हूं थोड़ा सा अपडेट में रहा करो। 2019 में याद रखिएगा, 2019 में एक संशोधन हुआ, 104वां संविधान संशोधन, लेटेस्ट अमेंडमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट अमेंडमेंट है, 104वां संविधान संशोधन। 104वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है, अभी यहां भी पढ़ोगे। एक देखो, वैसे मैक्सिमम सदस्य होते हैं लोकसभा में 552, प्रेजेंट में है 545, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। मगर क्या हुआ, ये जो दो लोकसभा के सदस्य हैं ये भी प्रेजेंट में होते हैं ना, हर साल होते हैं, जो ये दो आंग्ल भारतीय होते हैं, मगर अगर दो आंग्ल भारतीयों को क्या कर दिया है, हटा दिया है, कौन से संशोधन के तहत, 104वां संविधान संशोधन 2019। और इसी के तहत तो जैसे हमारे यहाँ भी कितने होते थे पहले, 71, अब कितने हैं, 70, क्योंकि जो आंग्ल भारतीय हुआ करता था एक, हर राज्यों से, यूपी में 2 थे, जैसे वहां जनसंख्या ज्यादा है तो वहां 2 आंग्ल भारतीयों को नामित करता था राज्यपाल, 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता था, मगर यहाँ कितने एंग्लो इंडियन को करता था, 1, और लोकसभा में 2, यानी कि 104वें संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन का पद ही क्या कर दिया, हटा दिया। समझ में आया, हाँ आर्टिकल खत्म नहीं हुआ है, आर्टिकल है, मतलब अभी के लिए देखो, अभी कभी डिटेल में पढ़ोगे ना, आर्टिकल 13 में एक कॉन्सेप्ट होता है आच्छादन का सिद्धांत, समझ में आ रहा है ना, आच्छादन का सिद्धांत होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, सॉरी वो तो पृथकीकरण का हुआ, आच्छादन अभी दिमाग में आ जाएगा, क्लियर हो गया ना इंग्लिश में, तो हाँ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, यस डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स आच्छादन का एक सिद्धांत होता है, थोड़े से बड़े परीक्षाओं के लिए होता है। आच्छादन के सिद्धांत में मतलब ऐसे चीजें, यानी कि जो है अभी भी, मगर वो किसी और चीज से आच्छादित हो जाते हैं। आच्छादन का सिद्धांत कहता है, जैसे क्या होता है, ग्रहण लगता है तो ग्रहण में क्या होता है, वो भुज थोड़ी हो जाता है, ग्रहण में क्या होता है, एक के आगे एक आ जाता है तो दूसरा नहीं दिखता है। आच्छादन का सिद्धांत भी यही कहता है, कानून भुज नहीं होगा, मगर उस कानून को एक दूसरा कानून क्या कर देगा, ओवरलैप कर देगा, तो ये कानून अगर बाद में सरकार चाहे तो फिर इसको आगे ला सकती है। समझ में, इसको कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, ये कभी कभी सोचिए करिएगा ये आंग्ल भारतीयों को क्यों मानना में क्या होगा। फिर मैं पॉलिटी में घुस जाऊंगा, बता दूंगा एक चीज, क्यों लाए होंगे तो आंग्ल भारतीयों को। खुद से पूछा तुमने? देखो ना, कभी भी ना पॉलिटिक्स कुछ भी चीज पढ़ो डिटेल में पढ़ो भाई। मैं तुमसे बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने मेरे से पॉलिटिक्स पढ़ी होगी पहले कभी तो मैंने बताया भी होगा जरूर। अगर इंडियन पॉलिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी देखो हम किसके गुलाम रहे, याद करो तो 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। और तुम्हें अगर याद है उससे पहले भी भाई साहब, उससे पहले भी लगभग अगर मैं बात करूंगा 1498 में वास्को डी गामा पहुंच गया था। और अगर मैं लास्ट में बात करूंगा ये पुर्तगाली गए 1961 में। समझ में आ रहा है ना? देख लो ना कितने सालों तक, आजादी के बाद भी लगा लो ना, बीच में 1947 लगा लो, इतने काल तक भी हमारे यहाँ पर कोई पुर्तगाली रहे। पुर्तगाली क्या, यूरोपियन भी रहे, कई ज्यादा यूरोपियन भी रहे। तो इसी वजह से एक आंग्ल भारतीय का पद, मतलब 2 आंग्ल भारतीय, क्योंकि अगर ये बच जाएंगे यहाँ तो उनको कौन सुनेगा, उनका प्रतिनिधित्व कहाँ होगा। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है भाई, उनका प्रतिनिधित्व कहाँ होगा, वो किससे कहेंगे अपनी बात। तो इसीलिए, और एक बात बताओ, खुद सोचो, अब वो अगर इलेक्शन में लड़ेंगे तो कौन देगा उनको वोट? अंग्रेजों को वोट दोगे इलेक्शन में लड़े? तुमको भी जैसा व्यवहार अनपढ़ आदमी नेता सा है भाई, अंग्रेजों को क्या करना है भाई? अरे दोगे वोट है नहीं तो संविधान में प्रावधान किया गया ये वोट से तो जीतेंगे नहीं, ये काम कर लो डायरेक्ट इनको क्या कर लो नामित। समझ, इसलिए 2 आंग्ल भारतीयों का पद यहाँ पर को सृजित किया गया था। समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंडियन पॉलिटी में घुस गए हम, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत कभी जानना भी जरूरी है, चीजों को डिटेल में पढ़िए, कभी भी पढ़ते हैं भले इट्स अ टाइम टेकिंग बट डिटेल में पढ़िए। चलिए बात नहीं, कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते, देखो चलो फिलहाल मैं कहाँ पहुंचा हुआ था, इधर देखो। हाँ, तो हम कहाँ पहुंचे हुए थे, थोड़ा सा लोकसभा की बात करते हैं। देखो जो लोकसभा होता है ना भाई, अच्छा एक बात तुम खुद सोचो, अच्छा तुम एक बात तुम खुद सोचो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद सोचो ना, तुम लोग पढ़ते अच्छे तरीके से हो, तुम्हारे अंदर यही तो दिक्कत है, पढ़ते अच्छे तरीके से हो, तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना ऊपर पढ़ते हो, डिटेल में पढ़ो। मुझे एक बात बताओ, आज मान लो लोकसभा के चुनाव हुए, तालेश्वर आज क्या हुए, लोकसभा के चुनाव हुए। अगर आज लोकसभा के चुनाव हुए तो एक बार मुझे बताओ, आज लोकसभा में सब सदस्य जाएंगे, 545 543 जितने भी जाएंगे सब सदस्य जाएंगे, क्लियर हो गया। अब तुम एक बात खुद सोचो, वहां पर कोई स्पीकर कहां से आएगा? स्पीकर भी तो उन्हीं में से चुनेगा ना, स्पीकर भी तो उन्हीं में से चुना जाएगा ना, स्पीकर को भी तो उन्हीं में से चुनेंगे, स्पीकर कहीं से आएगा थोड़ी, समझ में आया ना? तो पहले स्पीकर को चुनेंगे, फिर स्पीकर शपथ दिलाएगा। थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? देखो भाई आपको एक बात बताते हैं, इधर सुनिएगा, एक और नई चीज आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। बोलो ना क्या होता है? पढ़ा है कभी प्रोटेम स्पीकर? इधर देखो, प्रोटेम स्पीकर पढ़ा है आप लोगों ने? देखो होता क्या है, जब भी नवनिर्वाचित लोकसभा, यानी कि जब भी लोकसभा का गठन होता है तो होता क्या है, सुनो लड़कियों, जब भी लोकसभा का गठन होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, जो उस लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, वरिष्ठ सदस्य समझते हैं, यानी कि जो पहले की लोकसभा में भी चुनकर आया हुआ है, आज तो चुना ही है, जो इससे पहले की लोकसभाओं में भी चुनकर आया हुआ है, और वो जो क्या है सबसे सीनियर, यानी कि सबसे क्या है, वरिष्ठ सदस्य है, राष्ट्रपति उसको क्या बना देता है, प्रोटेम स्पीकर। याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? फिर राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल। समझ में आ रहा है? सुनते रहो। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर आ गया। अब देखो यार तुम सोचो, मान लो अभी लोकसभा है, तुम सब आए यहाँ पर को, तुम आए सभी के सभी लोकसभा में आ गए, यहाँ पर को कौन स्पीकर, क्या किसी की बात मानोगे तुम तो कहोगे ना सब हम बराबर है, तो कौन का स्पीकर बन रहा है? सब बराबर है, सिंपल सी बात है ना भाई, सब चुनकर आए हुए हैं। उस समय में राष्ट्रपति एक सीनियर को पकड़ेगा, वो बोलेगा प्रोटेम स्पीकर। जब तक नए स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर ही क्या होगा? अध्यक्ष होगा। कहाँ का? लोकसभा का। समझ में आ रहा है? ऐसे विधानसभा में भी, यहाँ विधानसभा में अलग नहीं चलेगा, विधानसभा में भी सेम चीज होती है, वही है, पूरा की स्टोरी वही है, उल्लेख नहीं है। समझ आ रहा है? इसका उल्लेख है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, यानी कि जो रूल्स होता है, जो प्रोसीजर होता है ना, प्रोसीजर में इसका उल्लेख। समझ में आ रहा है ना? चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। फिर प्रोटेम स्पीकर का काम होता है, जब तक, ध्यान से सुनिएगा, जब तक वहां पर को लोग बाग हैं, यानी कि जब तक नया अध्यक्ष नहीं बन जाता है, स्पीकर नहीं बन जाता है, तब तक यही अध्यक्ष होगा वहां का। इसका काम होता है नए स्पीकर का चुनाव कराना। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? नए स्पीकर का चुनाव कराना। चुनाव कराने के बाद उन लोगों को शपथ दिलवाना, और उसके बाद ये बेचारा क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है, और जो अगला स्पीकर होता है वो क्या संभालता है? अपना कार्यभार संभालता है, यानी कि अगला स्पीकर बनता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब मुझे एक बात बताओ, ये समझ में आया? प्रोटेम स्पीकर क्लियर हुआ? तो ये बहुत अच्छे पेपरों में आते हैं क्वेश्चन,
प्रोटेम स्पीकर यानी कि जो सबसे सीनियर आदमी होगा, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करेगा। जब तक स्पीकर नहीं बन जाता है, स्पीकर कब बनेगा? जब चुनाव होंगे। चुनाव कौन कराएगा? यही आदमी कराएगा, प्रोटेम स्पीकर ही चुनाव कराएगा। प्रोटेम स्पीकर चुनाव करवाएगा और प्रोटेम स्पीकर ही क्या करेगा? नए जो स्पीकर होगा उसको क्या दिलाएगा? शपथ दिलवाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई चलेगी। चुनाव सदस्यों में कराएगा। चुनाव सदस्यों में ही होता है। यस, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो उन्हीं के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। समझ में आया? चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होता है आगे। अब मुझे बात बताओ, हमारे यहाँ की क्या हो रहा है भाई? विधानसभा की प्रथम बैठक हो रही है। बोलो क्या हो रहा है? विधानसभा की प्रथम बैठक। समझ में आ रहा है ना? विधानसभा की क्या हो रही है? प्रथम बैठक। प्रथम बैठक में क्या होता है बताओ तो? जब नए नए चुनकर जाते हैं तो क्या होता है? कोई होता है वो उनका हेड। तुम खुद यार, तुम एज ए बिहेवियर एक व्यावहारिक रूप में सोचो। मैं कह रहा हूं व्यावहारिक रूप में सोचो। तुम सब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आए हो, तुम सब अलग अलग क्षेत्र से चुनकर आए हो। आज मैंने बुलाया तुमको, पहली मीटिंग है तुम्हारी आज। मैं क्या करूंगा यहाँ पर को आके? तुम में से कोई हेड है? तुम सब एक समान हो, 543 के 43 एक समान हो कि नहीं हो? राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति पहले से पता होगा इन सब में से कौन है सबसे सीनियर। राष्ट्रपति उठाएगा, इधर आवर है तुम ओवर प्रोटेम स्पीकर, उससे बोलेगा अब तेरा काम है ये सब करना। प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? सबसे पहले चुनाव कराएगा। समझ में आ रहा है ना? चुनाव कराने के बाद उस व्यक्ति को क्या करेगा भाई? जो स्पीकर होगा यानी कि जो क्या होगा हमारे पास अध्यक्ष होगा, यानी कि जो लोकसभा स्पीकर बनेगा, और यहाँ क्या होगा? विधानसभा का अध्यक्ष होगा। सुनते चलो विधानसभा में फिर आता हूँ, पहले इधर सुनो। वो लोकसभा के स्पीकर होगा, क्या कराएगा भाई? चुनाव कराएगा। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कराएगा, जितने लोग होंगे वोट देंगे। जैसे ओम बिरला है अभी हमारे, समझ में आ रहा है ना? लोकसभा के स्पीकर तो होगा क्या? चुनाव कराया जाएगा, वो जीत जाएगा चुनाव। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाएगा, लोकसभा के स्पीकर को। समझ में आ रहा है? और कभी कभी क्या होता है, उसी समय में लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनको भी क्या दिला देगा? शपथ दिला देगा। और उसके बाद वो खुद क्या दे देगा? रिजाइन दे देगा राष्ट्रपति को, या राष्ट्रपति उसे क्या कर देगा? हटा देगा। सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष दिलाएगा, प्रोटेम स्पीकर कोई भी दिला सकता है। समझ में आ रहा है ना? अगर लगेगा उस समय तो प्रोटेम स्पीकर भी दिला सकता है। समझ में आ रहा है ना? जिस समय स्पीकर को दिलाएगा, अगर मतलब सिचुएशन नहीं है तो स्पीकर भी दिला सकता है। क्लियर हो गया? राष्ट्रपति के ऊपर भी बात रहती है, यानी कि जिससे बोलेगा। ठीक हो गया? है अध्यक्ष को राष्ट्रपति जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जरूरी नहीं है। प्रोटेम स्पीकर तभी बनाया है। ठीक हो गया? अगला सुनिए, शपथ कोई भी दिलाए, तुम प्रोटेम स्पीकर सुनो। प्रोटेम स्पीकर आ गया, प्रोटेम स्पीकर आ गया, खत्म हो गया ये काम। अब उसके बाद क्या हुआ भैया? प्रोटेम स्पीकर अपना रिजाइन दे देगा, प्रोटेम स्पीकर हट जाएगा, और प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? प्रोटेम स्पीकर हट जाएगा और स्पीकर के हवाले क्या कर देगा? सदन को कर देगा। बताओ, समझ में आया? सदन को किसके हवाले कर देगा? स्पीकर के हवाले। समझ में आया? तो मुझे एक बात बताओ, ये पहली बार तो आ रहे हैं ना, यहाँ पर हेड कौन होगा? कोई नहीं होगा। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है तुम्हें ये जानना कि जिस दिन पहली मीटिंग हुई थी उस दिन उत्तराखंड की प्रथम अंतरिम विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? बताओ। मेरिट डिसाइडिंग क्वेश्चन होगा अच्छी परीक्षाओं के लिए, पीसीएस के लायक एक आइडियल सा क्वेश्चन। पता है किसी को? यस, काजी मोहम्मद हुसैन। क्लियर हो गया? बोलिए कौन हुआ करता था? काजी मोहम्मद हुसैन या काजी मोहम्मद मोइनुद्दीन। समझ में आ रहा है ना? पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? काजी मोहम्मद मोइनुद्दीन। काजी मोहम्मद मोइनुद्दीन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। काजी मोहम्मद मोइनुद्दीन जो हुआ करते थे भाई, ये पहले प्रोटेम स्पीकर हुआ करते थे। कहां के? हमारी उत्तराखंड विधानसभा के लक्सर सीट से चुने गए थे। हरिद्वार के समीप पड़ता है लक्सर, उस वाली सीट से चुने गए थे। और पहले जो प्रोटेम स्पीकर बनाया था वो किसे बनाया था? काजी मोहम्मद हुसैन साहब को बनाया गया था जब पहली मीटिंग हुई थी। बताइए, समझ में आया? जो 30 सदस्य होते हैं ना, हाँ, 30 से, लेकिन वो जो है ना 30 के 30 उत्तराखंड एरिया से दिया, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड वाले एरिया से। हाँ, हाँ, जो हमारे यहाँ वाला क्षेत्र था ना, इन्हीं लोगों को कहा गया। उस समय कहा गया कि नए इलेक्शन कराना, क्योंकि नए इलेक्शन के लिए क्या होता है? परिसीमन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? डेलिमिटेशन चाहिए होता है। तो परिसीमन हुआ नहीं था। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? परिसीमन हुआ नहीं था, इसीलिए क्या कहा गया? जितने इस क्षेत्र में पहले से हैं वहां हमारे यहाँ कहा उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद में उतने लोगों को भैया यहाँ भेज दो। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 28 नवंबर समझ में आया। उसके बाद जाता है हमारे पास 29 नवंबर। क्लियर हो गया ना? 29 नवंबर को विधायकों को शपथ वगैरह दिलाई गई। ज्यादा कोई खास बात नहीं है। अब आता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। अब ये हो गया, मतलब चुने लिए गए, वहां चले गए। अब अगर आपसे पूछेंगे कि भाई बताइए प्रथम विधानसभा सत्र, तो याद रखेंगे, देख रहे हो ना, नवंबर हो गया। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे को और याद रखेंगे सिमिलरली 9 जनवरी 2001, 9 जनवरी 2001 को प्रारंभ होता है प्रथम विधानसभा सत्र। बोलो, 9 जनवरी 2001 को क्या प्रारंभ होता है? प्रथम विधानसभा सत्र, यानी कि फर्स्ट प्रथम विधानसभा
सत्र, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं फर्स्ट सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सत्र समझते हो ना आप लोग, साल में 3 सत्र होते हैं। समझ आया? पहला सत्र प्रारंभ होता है 9 जनवरी 2001। बताइए समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अभी तक याद रखेंगे खाली प्रोटेम स्पीकर आया हुआ है, अभी तक हमने विधानसभा का अध्यक्ष भी नहीं चुना हुआ है। समझते रहो अभी मैं जो बता रहा हूँ। उसके बाद दिन आती है 12 जनवरी 2001। बोलो कौन सा दिन आता है? सत्र प्रारंभ हो गया भाई। अब सत्र में एक आदमी तो चाहिए ना जानने वाला, सत्र कैसे होगा, सत्र प्रारंभ कैसे होगा, समझ में आया? सत्रावसान कैसे होगा, एडजॉर्नमेंट क्या होता है, मोशन की जानकारी, सत्र को लीड करना बहुत बड़ी बात होती है। 12 जनवरी को इसीलिए अंतरिम सरकार के प्रथम, याद रखेंगे, विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हमारे स्वर्गीय श्री प्रकाश पंत जी। अब स्वर्गीय हो चुके हैं, क्लियर हो गया? तो याद रखेंगे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन चुने गए फिर? हमारे प्रकाश पंत जी। समझ में आ रहा है? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन चुने गए? हमारे स्वर्गीय श्री प्रकाश पंत जी। बताइए समझ में आया? तो इस तरीके से हमारी प्रथम अंतरिम, निर्वाचित नहीं कहेंगे इसे, प्रथम अंतरिम सरकार बनी। समझ में आ रहा है? चलिए एक और चीज अब आपको पता है। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से सुनना है मैं जो बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा हमको पदाधिकारियों की बात कर रहे हैं तो पदों को ले चलता हूँ। पदाधिकारियों में पहला प्रोटेम स्पीकर काजी मोहम्मद मोइनुद्दीन, लक्सर सीट हरिद्वार। पता है आप लोगों को? प्रथम सत्र शुरू, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हमारे हो गए कौन? प्रकाश पंत जी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पता है एक तो होता है सदन में अध्यक्ष होता है, समझ में आया? अध्यक्ष हो गया। एक लीडर ऑफ हाउस होता है, सदन का नेता। सदन का नेता कौन होता है? सदन का नेता। लीडर ऑफ हाउस कौन होता है? सदन का नेता, लीडर ऑफ हाउस कौन होता है? सीएम या पीएम? बोलो तो कौन होता है? राज्य में कौन होगा? सीएम होगा, और सेंट्रल में कौन होगा? पीएम। याद रखना अध्यक्ष अलग होता है और नेता अलग होता है। समझ में आया? नेता मतलब कौन होगा? सीएम या पीएम। और आप सभी लोगों को पता है हमारे उत्तराखंड में जो अंतरिम सरकार बोलो या अंतरिम विधानसभा बोलो, इसमें दो मुख्यमंत्री रहे। कितने मुख्यमंत्री हुए? 2 मुख्यमंत्री हुए। याद रखेंगे सबसे पहले कौन बने गए? नित्यानंद स्वामी, और उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी। समझ में आ रहा है ना? पहले कौन थे हमारे? नित्यानंद स्वामी। समझ में आ रहा? नित्यानंद स्वामी। कब तक थे ये? बनने के दिन से 29 अक्टूबर तक। समझ में आ रहा है? ये कब तक थे? 29 अक्टूबर 2001 तक। समझ में? 9 नवंबर को बना और 29 अक्टूबर 2001 तक ये थे। उसके बाद कौन आ गए हमारे पास? भगत सिंह कोश्यारी जी। समझ में आ रहा है ना? भगत सिंह कोश्यारी जी। अच्छा भगत परीक्षा वाणी में आपको 29 अक्टूबर ही दिया हुआ है, इसको सही करिएगा। 30 अक्टूबर से माने जाएंगे। कब से माने जाएंगे? 30 अक्टूबर से माने जाएंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा बता दो 30 अक्टूबर से कब तक होंगे? यानी ये अगली विधानसभा तक, और अगली विधानसभा 1 मार्च। क्लियर हो गया ना? 1 मार्च 2002। समझ में आ रहा है ना? एक लिख लेंगे, जरूरी नहीं है वैसे, बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 1 मार्च 2002, 1 मार्च 2002। भगत सिंह कोश्यारी जी। नित्यानंद स्वामी 29 अक्टूबर तक सदन का नेता। अच्छा एक और चीज होती है, सदन का नेता भी होता है, और इसी के साथ बच्चों एक और चीज होता है विपक्ष का नेता। बोलो एक और चीज क्या होता है? अरे बोलो क्या होता है? विपक्ष का नेता होता है। अब सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से। वैसे तो जो विपक्ष का नेता होता है उसके लिए लगभग 10% की सीट्स आप लोगों के पास होनी चाहिए, मगर ये अंतरिम थी तो हमारे यहाँ वैसे भी अपवाद चल रहे थे। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? इधर देखो एक मिनट, मैंने तुम्हें क्या बताया था? जो हमारे यहाँ सीट आई थी, हमारे यहाँ 23 सीटें किसको आई थी? बीजेपी की आई थी। 3 सीटें आई थी सपा को। बोलो किसको आई थी? सपा। बसपा और कांग्रेस को 2-2 सीटें आई थी। हो गई 30 सीटें। अरे हो गई। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा किसके पास है? हमारे पास बीजेपी के पास है। उसके बाद किसके पास है? सपा के पास। किसके पास है? सपा के पास। मगर ऐसा कहते हैं कि बाद में एक व्यक्ति है बदल कर लिया था इन्होंने अपना। समझ में आ रहे हैं ना? तो इसलिए यही कारण आपकी परीक्षा वाणी वाले लिखते हैं कि एक व्यक्ति के दल बदल के कारण कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया था, यानी कि अपोजिशन का लीडर कोई नहीं बन पाया था, या अपोजिशन का नेता कोई नहीं बन पाया था। मगर आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर को रुड़की विधानसभा से, याद रखेंगे, रुड़की सीट से राम सिंह सैनी जी। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। बोलो कौन? राम सिंह सैनी जी। राम सिंह सैनी अंतरिम विधानसभा के अपोजिशन के नेता थे, नेता प्रतिपक्ष। अगर पूछता है कि नेता प्रतिपक्ष कौन थे तो क्या बोलोगे? राम सिंह सैनी रुड़की से। बताओ क्या कोई डाउट्स हैं आप लोगों को इतने में? राम सिंह सैनी नेता प्रतिपक्ष। बताइए। तो ये थी आप लोगों की प्रथम, क्या मतलब प्रथम नहीं, सॉरी मैं बार-बार प्रथम बोल रहा हूं, अंतरिम विधानसभा, या जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंटरिम विधानसभा, एंटरिम लेजिस्लेटिव असेंबली। जितना डिटेल में हो सकता था मैंने खींचा। समझ में आया ना? इससे डिटेल थोड़ा सा मुश्किल है, इससे डिटेल कुछ हो भी नहीं सकता है वैसे,
समझ में आ रहा है ना। पर हाँ, अगर हम थोड़ा सा स्वाभाविक तरीके से बातों की बात करेंगे, यानी कि अगर मैं बोलूंगा थोड़ा बिहेवियर में, अगर मैं कुछ बहुत चीजों को ले जाना चाहूंगा, बिहेवियर में कुछ बहुत चीजें होती हैं, वैसे मेनली ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। फैक्चुअल चीजों को अगर हम बात करेंगे, एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है। और ये याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर समझ में आया। प्रोटेम स्पीकर का काम ही यही होता है कि पहले वहां आए, बीच में सबको सेटल करे और फिर चले जाए। अगर पूछेगा कभी, अगर पॉइंट आउट करके पूछेगा ना कि नवनिर्वाचित जो सदस्य होते हैं लोकसभा के या विधानसभा के, उनको शपथ कौन दिलाता है, तो क्या टिक करोगे? प्रोटेम स्पीकर। याद रखिएगा ना, समझ में आ रहा है ना। चलो बताओ, समझ में आया। प्रथम विधानसभा, बताइए। प्रथम विधानसभा, अंतरिम विधानसभा हो गई। अब थोड़ा सा प्रथम विधानसभा की ओर चलते हैं। खुद नहीं बन सकता स्पीकर है भाई? प्रोटेम स्पीकर नहीं बन सकता खुद ही स्पीकर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, प्रोटेम स्पीकर ही स्पीकर नहीं बन सकता है क्या? बहुत बढ़िया। देखो भाई, अब तुम कुछ सोचो। मैंने एक चीज क्या बोली, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा भाई? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति या तो राष्ट्रपति करेगा या तो राज्य में होगा तो राज्यपाल करेगा। अब मैंने एक और चीज बोली, दूसरा, कि प्रोटेम स्पीकर का काम है कि किसका इलेक्शन कराएगा? ये स्पीकर का इलेक्शन कराएगा। तो सुनना मेरी बात को भाई ध्यान से। अब देखो, स्पीकर अगर बनना है उसने, तो सिंपल सी बात है, वो प्रोटेम स्पीकर कभी नहीं बना। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि भाई इसी को तो इसी के ऊपर है ना जिम्मेदारी। जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इसके ऊपर है। मगर ना, अगर इसके ऊपर जिम्मेदारी है, आज तक ऐसा संविधान में नहीं हो पाया है, मतलब हमारे वहां व्यवहारिक रूप से नहीं हो पाया है। अगर ऐसा कभी होता ना, तो लोग पहले से अपनी सेटिंग कर लेते हैं, उस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर ही नहीं बनाते। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं भाई? मगर आप फिर भी कह सकते हैं कि अगर भाई इसको प्रोटेम स्पीकर बनना हो, पहली बात तो स्पीकर बनना होगा तो प्रोटेम स्पीकर बनेगा ही नहीं। मान लो अगर ऐसा होता भी है कभी, तो ठीक है, अगर ये इलेक्शन में खड़ा भी होता है, तो फिर भी इसमें कोई ज्यादा कोई खास बात होगी नहीं। समझ आ रहा है? कोई ऐसा प्रावधान तो है नहीं भाई। ठीक हो गया? बताइए, समझ में आया? ऐसा मुश्किल है वैसे, मतलब थोड़ा सा व्यावहारिक रूप से थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि मैंने एक और चीज बोली, क्या बोला मैंने? जो अच्छा देखो, तुम थोड़ा सा, मैं थोड़ा राजनीति में आता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ, सुनो तो सही, एक बात बताओ कि जो भी प्रोटेम स्पीकर, या सुनो, प्रोटेम स्पीकर छोड़ो, जो भी स्पीकर बनेगा वो किसका होगा? बहुमत वाली पार्टी का होगा। होगा कि नहीं होगा? एक बात बताओ, अब अगर बहुमत वाली पार्टी का होगा, अगर कोई सीनियर, मैंने क्या बोला, किसी सीनियर को हम क्या बनाएंगे? प्रोटेम स्पीकर बनाएंगे। इसका मतलब जो सीनियर होगा तो पहले से किसी मंत्रालय में रहा होगा, यानी कि अगर वो दोबारा आए तो क्या पता उसको कोई मंत्रालय मिले, या पहले किसी मंत्रालय में रहा होगा। और पता है हमें पार्टी में सब लोगों को खुश करना है, तो एक एक बार सबको पद देना पड़ता है। तो इसलिए आज जैसे क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर थोड़ा सा अलग हो जाता है और स्पीकर का पद थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक हो गया ना? दोनों की वरीयताएं अलग है। समझ में आ रहा है? चलिए, आज के लिए प्रथम विधानसभा को रखते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि थोड़ा सा ही काम भी चल रहा है सपोज। ठीक हो गया? फिर हम लोग द्वितीय विधानसभा खींचेंगे, तब तक कुछ और थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए।